नमस्ते दोस्तों। आज मैं जिस लेखिका की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वे हिंदी साहित्य की एक संवेदनशील और गहरी अनुभूति रखने वाली रचनाकार हैं। जी हाँ, उनका नाम है उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा जी का नाम हिंदी साहित्य के अग्रणी लेखकों में गिना जाता है। वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख महिला लेखकों में से एक हैं। उषा जी की कहानियों में मानवीय भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति पाई जाती है। तो चलिए सुनिए उनकी कहानी बिखरे तिनके नया नीड़। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। मिश्रा जी के लड़के का जनेऊ था। 2-4 युवतियाँ मिलकर ढोलक पीट रही थीं। अनुराधा ने कहा, गाओ न छोटी चाची। मगर छोटी चाची मुंह में आंचल दे हंस हंस कर न जाने क्या अपनी ननद से कह रही थीं, इसलिए साथ नहीं गाया। रोज ही करीब करीब शाम को बुखार आ जाता है। मणि ने पानी में भिगोकर कपड़ा आंखों पर रख लिया और चारपाई पर पड़ रही। कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। सवेरे भी बिना खाए स्कूल चली गई थी। 7 घंटे जिस तरह पढ़ाया उसी ने जाना, और अब हाल ये था कि कमजोरी के कारण उठा नहीं जा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाया जा रहा था। सबको खिला पिला कर पंडितानी को अचानक याद आया, अरे रत्ना, आज तेरी मास्टरनी नहीं आई, जा जरा देखा ना बेटा। रत्ना खेल में उलझी थी, मचल कर बोली, मैं नहीं जाती। पंडितानी ने खुद जाने को सोचा, मगर काम इतना था कि उठ ही ना सकी। एक दिन पहले अंगीठी पर 4 रोटी सेकी थीं, 2 किसी तरह सूखे आलू से निगल ली थीं, 2 कटोरे में ढकी रखी थीं। काफ़ी अंधेरा होने पर भूख लगी तो किसी तरह उठकर अलमारी पर से कटोरा उठाया। बुखार में बासी रोटी। मणि ने अरुचि से कटोरा सरका दिया, कांपते हाथों से बिस्तर खोला और बेसुध सी चारपाई पर गिर गई। औरतों ने खा पी कर छुट्टी पाई थी। आंगन में दरी बिछाकर जुड़ गई थीं। कोई हारमोनियम बजा रही थी। उसकी नीरस री री मणि को बुरी तरह खटक रही थी। गाने बजाने पर पंडितानी ने फिर कहा, अरे रत्ना, अपनी मास्टरनी को बुला ला। तब रत्ना कूद कर उठी। मणि की कोठरी का दरवाज़ा खटखटाकर धीरे से पुकारा, बहन जी, अम्मा बुला रही हैं। मणि ने जलती आंखें खोली, कराह कर कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है रत्ना। शोर बढ़ता जा रहा था। कभी कभी कोई बच्चा तीव्र स्वर में चीख उठता था। मणि ने कराह कर करवट बदली। कोई दुख दर्द का साथी नहीं, 2 घूंट पानी देने वाला। स्कूल के उत्सव में पंडितानी ने मणि का गाना सुना था। गले में दर्द था और भजन सुनते सुनते धर्म भीरु पंडितानी के नेत्र भर आए थे। उन दिनों मिश्रा जी रत्ना के लिए संगीत शिक्षक की खोज में थे। लड़की बड़ी होने आई, 2-4 साल में ब्याह के चली जाएगी, और आजकल के लड़के तो गाना बजाना, पढ़ाई लिखाई, शक्ल सूरत सभी चाहते हैं। मिश्रा जी ने दुनिया देखी थी, साथ ही साथ कृपण स्वभाव से मजबूर थे। पुराने अनुभवी मास्टर को 40-45 रुपये देना बहुत अखरता था। रत्ना ने मणि को कहलवाया। मणि को आपत्ति कुछ नहीं थी, हाँ, रहने के लिए कमरा अवश्य चाहती थी। मिश्रा जी सुनकर फूले न समाये। भगवान की कृपा से घर बहुत बड़ा था। घर में रहेगी तो रत्ना को कुछ ना कुछ बता ही देगी। एक कोने में कमरा खाली करवा दिया और मणि अपना सामान लेकर आ गई। दूसरे दिन सुबह बुखार उतर गया था। स्कूल तो जाना ही था। मणि को उठना ही पड़ा। उठकर अंगीठी सुलगाई और चाय का पानी रख दिया। हाय, कोई और होता जो दुख बीमारी में साथ देता। माँ बाप, भाई बहन। मणि का हृदय हाहाकार कर उठा। कोई नहीं, कोई नहीं। इतनी बड़ी दुनिया में कोई अपना नहीं, सगा नहीं। जिन्होंने जिंदगी भर साथ देने का वायदा किया था, जब वही अपने ना हुए तो। मणि शिथिल सी, विवश सी दीवार की टेक लगाए बैठी थी, पानी उबलने के इंतज़ार में। जब यश ही अपना ना हुआ तो। पंडितानी के एक ही तो भाई थे, वो भी सपरिवार जनेऊ में सम्मिलित होने आए। रत्ना दौड़कर मणि को खबर दे गई, मामा जी आ गए हैं बहन जी। मणि ने एक बुझी सी मुस्कान होठों पर लाकर कहा, बहुत अच्छा। रत्ना ये भी बता गई कि मामा जी के बेटे की बहू बहुत खूबसूरत है, गोरी गोरी। घूंघट के अंदर से मुस्कुराती है पर घूंघट नहीं खोलने देती। मणि का दर्द से सिर फटा जा रहा था। कहा, अच्छा, आप आइएगा देखने। आऊँगी, मणि ने कहा। रत्ना खुशी में उछलती कूदती बाहर चली गई। मणि ने आंखें बंद की। गोरी गोरी बहू, शर्मीली, हाल ही में शादी हुई होगी।
पैरों में नए बिछुए चमकते होंगे, हाथों में सुहाग की चूड़ियाँ होंगी। मणि ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। क्या बाजे बजने से ही, अग्नि के चारों तरफ घूमने से ही शादी होती है? शायद मणि की ज़िंदगी में यह दिन कभी नहीं आएगा, मगर वो अविवाहित कहाँ है? यश ने कहा था पूरे 7 साल हो गए, तब वो 18 साल की थी। शादी के नाम पर आंखें लज्जा से झुकी जाती थीं। रत्ना कह रही थी कि बहू बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो यश ने कहा था। मस्तिष्क में एक कोहरा सा छाया था। मिली जुली बातें उभर रही थीं। एक नन्हा सा चेहरा, काले घुंघराले बाल, प्यारी प्यारी आँखें, कोमल हाथ पैर। अनाथालय के बच्चे घूम घूम कर भीख मांगते हैं, माताजी माताजी। पंडितानी के यहाँ फिर से गाना बजाना शुरू हो गया था। कोई कोमल महीन स्वर में गा रहा था। ये स्वर पहले तो नहीं सुना था। गला सधा नहीं था, मगर मिठास थी। शायद नई बहू होगी। कोमल उंगलियां हारमोनियम पर दौड़ रही होंगी और अंदर कमरे में रत्ना के भैया ये गीत सुन रहे होंगे। चोट खाते खाते दिल पत्थर हो जाता है। फिर कितना ही तिरस्कार, अनादर, अपमान और लांछना मिले, कुछ बुरा नहीं लगता। फिर भी गीत में ना जाने क्या था कि मणि सिसकने लगी। पहले घुटी घुटी सिसकियाँ, फिर वेग से। रत्ना ने आकर कहा, अम्मा वो तो रो रही हैं। पंडितानी को बड़ी दया लगी। बेचारी अकेली लड़की परदेश में पड़ी है, न सगा न संबंधी, ऊपर से टूटती देह। कुछ सोच विचार कर अपने भतीजे के पास गईं। कुछ दिन पहले विलायत से डॉक्टर होकर लौटा है। पुकारा, सो गए बेटा? उसने चौंक कर देखा। नहीं, आओ बुआ बैठो। मलिन मुस्कान से कहा, बैठने की फुर्सत कहाँ राजा बेटा। रत्ना की मास्टरनी कई दिन से बीमार है, देख कर दवा लिख दो, बड़ी दुखिया है बेचारी। उठकर जूते पैरों में डाले, कहा, चलो। पंडितानी ने कहा, ले जा रत्ना, सब हाल ठीक से बता देना, मैं महाराज से कहकर साबूदाना बनवा दूंगी। अगर किसी के बारे में हरदम सोते जागते सोचा जाए, ये जानते हुए भी कि चांद का पा जाना कहीं अधिक आसान है, वो धीरे से पास आकर खड़ा हो जाए तो? मणि ने समझा कि सपना ही चल रहा है। और यश धक, अवाक। धीमी रोशनी, बुझी हुई अंगीठी, पास में जूठे लुढ़कते बर्तन, अधबिछा बिस्तर, उस पर अर्धमूर्छित मणि। यश का दिल धक धक कर रहा था। कांपते हाथों से दुर्बल सूखा हाथ पकड़ा और नब्ज देखने लगा। मणि ने आंखें खोली, एक क्षण देखा, फिर धीरे से कहा, तुम ही हो ना? यश चुप, ये भी ना कह सका कि हाँ मैं ही हूँ। मणि ने आंखें बंद कर ली थीं। हाँ, सपना ही था, मगर कितना मोहक। यश उसके पास था। यश चुपचाप उठाया, नुस्खा लिखकर बुआ को दे दिया। कहा, बुखार बहुत तेज़ है, घर का कोई नहीं है क्या? एक उसांस लेकर पंडितानी ने कहा, कोई नहीं है अभागी का। यश आकर बिस्तर पर पड़ रहा। मणि का चेहरा कैसा हो गया है? सारी श्री लुट गई है। पहले कितनी दिलकश थी। मन में एक प्रश्न उठा, पता नहीं बच्चे का क्या हुआ। दिल पर किसी ने हथौड़ा सा मारा। पत्नी के पायल बज उठे। धीरे से पूछा, सो गए? यश चुप पड़ा रहा, कुछ उत्तर नहीं दिया। कल्याणी जब लेटने लगी तो यश ने कहा, जरा सा पानी ला दो, गला सूख रहा है। कल्याणी आश्चर्य से बोली, जाग रहे हो? काफ़ी रात तो हो गई। तुम्हारी पायल ने जगा दिया। क्या करूं, इतनी लाज लगती है, मगर अम्मा ने ज़बरदस्ती पहना दी है। फिर पानी का गिलास पति को थमाते हुए बोली, सवेरे उतार दूंगी। पानी पीकर लेटा तो कहा, मैं कल चला जाऊंगा, मेरा मन नहीं लग रहा है। कल्याणी ने बुरा मानकर कहा, तुम भी अजीब हो, आए ही क्यों थे? बुआ बुरा मान जाती ना, यश ने कहा और फिर सोचने लगा। पूरे 7 साल हो गए, मणि को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं कायर हूँ, उसे समाज की लांछना सहने को छोड़ दिया, मगर मुझे पता नहीं था। अगर पता होता कि मेरा बच्चा, ओह मेरा बच्चा, पता नहीं लड़की थी या लड़का, मर गया या जिंदा है। मणि कैसी हो गई है? मैं कैसे उसके सामने जाऊँगा? उसकी आंखें मुझे ताड़ना देंगी। मैंने उससे वादा किया था, मैं कल चला जाऊँगा। यश को एक एक बात याद आ रही थी। मणि तब इंटर फाइनल में थी, भोली अनजान। यश मौसी के पास रहता था, घर पास ही थे। पता नहीं कैसे घनिष्ठता बढ़ गई। यश ने बहुत वादे किए थे, मणि से विवाह करने के, उसे रानी बनाकर रखने के, मगर तब उसे पिता के क्रोध का पता नहीं था। तिवारियों का लड़का और ठाकरों की लड़की। माँ की बीमारी का तार पाकर वो घर चला गया था।
माँ बीमार अवश्य थीं, पर हल्का सा जुकाम। नाराज होकर कहा, जरा से जुकाम पर तार देने की क्या ज़रूरत थी? दिल घबरा रहा था तेरे लिए। ऐसा निर्मोही हो गया है कि माँ के पास आना भी बुरा लगता है। जरा सा मुस्कुरा कर माँ बोली। 10-5 दिन घर रहा, फिर मन ऊबने लगा। तिवारी जी बाहर काम से गए थे। उनके लौटने पर कहा, अब लखनऊ जाऊंगा, पढ़ना भी तो है। तिवारी जी से ना रहा गया। तुम्हारी सारी करतूतें मुझे पता हैं। कैसा बेवकूफ़ बनाया उस छोकरी ने। पता चल गया होगा कि अमीर बाप का अकेला बेटा है, फिर भी ठाकुर साहब की आंखों के आगे पड़ जाओगे तो खून पी लेंगे। यश उबल पड़ा। मणि को कुछ ना कहिए, मैंने उससे शादी करने का वादा किया है। शादी करोगे? क्या खिलाओगे बेटा? जब तक मैं जिंदा हूँ घर का मालिक मैं हूँ। माँ बीच में पड़ गई थी। यश को रोक लिया था। फिर बहुत बाद में यश को पता चला कि मणि को ऊंचे प्रेम के सपनों की जगह कटु यथार्थ मिला था। यश बेदाग बच गया था। मणि के माता पिता को ये कहना पड़ा था कि मणि मर गई, पर मणि मरी नहीं, वो जिंदा है, एक ही छत के नीचे ज्वर में छटपटा रही है। वो अकेली है। पाप, अगर उसे पाप कहो तो यश का भी था। यश ने अंधेरे में क्लांत सुस्त रूप यौवन से भरी पत्नी को देखा। प्रायः मणि के बारे में सोचा है, मगर तब समझता था कि मणि मर चुकी है। मणि धीरे धीरे करहा रही थी। सपना चल रहा था। यश की तरह काले घुंघराले बाल, यश की तरह होंठ, छोटे छोटे कोमल मुट्ठी बंधे हाथ, फटी कमीज पहने नंगे पैरों धूप में अनाथालय के अन्य बच्चों के साथ घर घर जाकर पुकारता होगा, माता जी। सबके बहुत रोकने पर भी यश दूसरे दिन चला गया। कल्याणी उदास होकर बोली, मेरे साथ आए थे, मेरे साथ ही चलते। सूटकेस बंद करते हुए कहा, कौन किसका साथी हुआ है, अकेले ही जाना, अकेले ही, कहकर चुप हो गया। 3-4 रोज बाद मणि की तबीयत सुधरी। रूखे बाल संवार कर, धोती बदल कर शाम को पंडितानी के पास आई। तिवारी जी किसी काम से भीतर आए तो मणि को देखकर ऐसे चौंके जैसे सांप पर पैर पड़ गया हो। गौर से देखा, हाँ मणि ही थी। सोचते हुए बाहर आए, ये तो मर गई थी, यहाँ कैसे? शायद माँ बाप ने झूठ मूठ उड़ा दिया होगा। समाज में तो रहना ही था, लड़कियाँ ब्याहनी थीं, नाते रिश्ते करने थे। राम राम, आजकल की लड़कियाँ जो ना करें। मुंह पर कालिक पोत दी बाप के। सोने की खोदनी से दांत कुरेदते हुए पूछा, ये लड़की कौन है राम गोपाल, अंदर बहू के पास जो बैठी है? पता नहीं, मिश्रा जी बोले। फिर कुछ याद आने पर बोले, मास्टरनी होगी रत्ना की, बड़ी भली है, बेचारी को 75 रुपये मिलते हैं स्कूल से, कहीं रहने का ठौर नहीं था। तिवारी जी फुफकार उठे, बड़ी भली लड़की है, लोगों ने कह दिया और तुमने मान लिया? अरे इसकी एक एक बात पता है मुझे, कुल की नाक कटवा दी इसने। हुक्का सरका कर मिश्रा जी ने कौतूहल से तिवारी जी को देखा। पास बैठे मुनीम जी हिसाब कर रहे थे। उनकी धुंधली आंखों में चमक आई। ये तो बहू बेटियों के बीच में बैठने के काबिल नहीं है, निकाल बाहर करो इसे घर से। तिवारी जी का उच्च स्वर सुन इधर उधर से लोग जुड़ आए। पंडितानी झट से भंडार घर में ताला बंद करके आई। आंचल माथे तक सरका कर आड़ में खड़े हो धीमे स्वर में पूछा, क्यों नाराज हो रहे हैं भैया? मिश्रा जी कुछ परेशान हुए। कह रहे हैं कि मास्टरनी को निकाल दो अभी इसी दम। पंडितानी भौचक रह गईं। ऐसी क्या खता की है बेचारी ने? खता की है? तिवारी जी गरजे। अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया इसने, 4 आदमियों में मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा। क्या कहूँ कि इसने क्या क्या किया। मणि का सिर फिर दुखने लगा था। जाकर वैसे ही बिना कपड़े बदले चारपाई पर पड़ रही थी कि नौकर ने आकर कहा, मालिक बुला रहे हैं। इस अप्रत्याशित बुलावे पर चकित होकर कहा, चलो अभी आई। अंदर जाकर देखा तो सारी औरतें भीड़ लगाए खड़ी हैं, उत्सुक सी, जैसे कोई तमाशा होने जा रहा है। पंडितानी आंखों में आंसू भरे खड़ी थीं। मणि का उतरा सूखा मुंह देखकर जैसे किसी ने उनका दिल मसल दिया हो। इतनी दीन निरीह लड़की क्या ऐसे कुकर्म कर सकती है? मिश्रा जी ने पूछा, बेटी ये जो कहते हैं क्या सच है? मणि की आंखें कभी बहुत सुंदर थीं। लंबी नुकीली बरौनियों वाले पलक छाए रहते थे, पर अब वे भाव शून्य थीं। वही शून्य आंखें उठाकर तिवारी जी को देखा। माथे पर चंदन का टीका, भव्य प्रभावशाली। तिवारी जी ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? सिर हिलाकर जताया, नहीं। ठाकुर करण सिंह तुम्हारे कौन हैं? मणि के पैर कांपे और वो दीवार की टेक लेकर खड़ी हो गई। फुसफुसा कर कहा, कोई नहीं। दर्शकों में एक लहर सी दौड़ गई। कोई नहीं? तुम्हारे बाप का क्या नाम है?
मणि भीत कातर आंखों से तिवारी जी की ओर देख रही थी। हाय, क्या इनके दिल में जरा भी दया नहीं, भरे बाजार में वार कर रहे हैं। तिवारी जी ने विजय गर्व से फूल कर कहा, देखा बहन, तुम बड़ी सीधी समझती थी, जरा ये भी पूछ लो कि माँ बाप ने घर से क्यों निकाल दिया था। पंडितानी ने कांपते स्वर में पूछा, क्यों बेटी? सूखे ठंडे भरे स्वर में कहा, हाँ ठीक है। औरतों में हलचल मचने लगी थी। दैया रे, ऐसा चेहरा और ऐसी करतूतें, कलयुग है कलयुग। तिवारी जी ने स्वर में अत्यंत कटुता भरकर पूछा, और बच्चा क्या हुआ? उसके साथ तुम भी डूब कर क्यों नहीं मर गई? किस लिए काला मुंह लेकर जिंदा रहीं? शरीफ बनकर भली बहू बेटियों को खराब करती हो। मणि डगमगाते पैरों से मुड़ चली, जैसे दुनिया में सहसा अंधेरा हो जाए। क्या दोष केवल उसी का था? तिवारी जी ने कहा, रात तक कमरा खाली हो जाए, समझी? एहसान मानो कि स्कूल नहीं शिकायत कर रहे हैं, नहीं तो रोटी का भी ठिकाना न रहे। मणि सिर झुकाए चली आई। रात ही रात बात सारे शहर में फैल जाएगी। क्या मुंह लेकर रहेगी यहाँ? जाने कौन है ये निर्दयी हत्यारा, चंदन का टीका लगाकर जैसे सारी दुनिया का ठेका ले रखा है। कमरे में आकर खड़ी हो गई, पैर लड़खड़ाए मगर शिथिल हाथों से ट्रंक खोला। मस्तिष्क में एक ही विचार था, यहाँ से जाना है, फिर कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, फिर से तिनके तिनके जोड़ने पड़ेंगे निरर्थक बेमतलब जिंदगी के। मणि अपना करीब करीब सभी सामान रख चुकी थी। दबे पांवों से पंडितानी आई। मणि ने देखा शायद ये भी फटकारेंगी, धिक्कारेंगी, मगर उन्होंने भरे गले से कहा, कहाँ जाओगी? कहीं भी, मणि ने कहा। बेटी, मैं क्या करूं, मजबूर हूं, कहकर उन्होंने आंचल आंखों पर रख लिया। मणि ने उसी तरह भाव शून्य स्वर में कहा, सब ठीक हुआ। और फिर कहने लगी, पिताजी मुझे एक अस्पताल में छोड़ आए थे। बच्चा हुआ, लड़का था, उसे अनाथालय में दे दिया। फिर साल भर पिताजी ने मुझे पढ़ने का खर्च दिया, फिर नौकरी कर ली। घर वालों के लिए तो मैं मरी ही हूँ, तब से दुनिया को धोखा देती फिरती हूँ। आंसू बह निकले थे अपने आप, उन्हें पोंछा नहीं। बच्चा बिल्कुल यश की तरह था, 6.5 साल का हो गया होगा। फिर चुप रहकर कहा, अगर जिंदा होगा तो। एक सिसकी भरकर कहा, आप मेरी माँ के समान थीं। मगर पंडितानी का सिर घूम रहा था। अपने को संभाल कर पूछा, उस लड़के ने तुमसे शादी नहीं की? नहीं, वो मुझे धोखा दे गया। पंडितानी ने कुछ रुक कर पूछा, नाम उसका यश था? हाँ, लखनऊ में डॉक्टरी पढ़ता था। जैसे पहेली हल हो गई। तिवारी जी के इतने गुस्से का कारण भी समझ में आ गया। कल्याणी का भोला मुंह आंखों के आगे आया। पंडितानी आह भरकर रह गईं। मणि के सिर पर हाथ फेरा और उमड़ता क्रंदन न दबा सकने पर अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो उठी। मणि आकर तांगे पर बैठ गई, जैसे तंद्रा में सोते सोते सब काम हो रहा हो। चलो स्टेशन। तांगा चल दिया। मणि ने आंखों पर हाथ रख लिया। इतना अपमान, इतनी लांछना, सब हलाहल की तरह पी लिया। उस रात कल्याणी ने यश को चिट्ठी लिखी। अंत में लिखा, और वो जो रत्ना ये मास्टरनी थी ना, जिसे तुम देखने गए थे, बड़ी दुष्टा निकली। उसकी करतूतें सुन तो मैं दंग रह गई। बातें तो कितनी भली करती थी। पिताजी ने उसे खड़े खड़े घर से निकाल बाहर किया। जाने कहाँ गई दुष्टा। बुआ बहुत दुख मना रही हैं उसके लिए, पर जब मैं सोचती हूँ कि उसने कुल का नाम डुबोया, बच्चे का जाने क्या किया, तो घृणा से शरीर सिहर उठता है। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी साहित्यकार उषा प्रियंवदा जी की लिखी हुई कहानी बिखरे तिनके नया नीड़। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट और कालजयी कहानियों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।